कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव की तारीख सामने आने में अब ज्यादा दिन नहीं। दोनों बड़ी पार्टी अपनी तैयारी के दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी ये मानकर चल रही है कि चुनाव कोई भी हो, कड़ी मेहनत तो करना ही होगी और इसलिए 10 सितंबर को सेक्टर सम्मेलन समाप्त होगा और उसी दिन बूथ तक पहुंचने के लिए नया बूथ सम्मेलन शुरू हो जाएगा। बीजेपी संगठन महाजनसंपर्क अभियान के जरिए अपनी योजनाओं का बखान और पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के कारनामों को बताने के लिए अब 25 सितंबर से 27 सितंबर तक अभियान चलाएगी। मतलब साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर उपचुनाव को जीतना चाहती है। अभी 10 तारीख तक सभी सेक्टरों के सम्मेलन हम लोगों के संपन्न होना है। उसके बाद 10 तारीख से बूथ सम्मेलन प्रारंभ होंगे और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर कार्यक्रम होंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाएगी और 25 तारीख से महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ होगा जो 3 दिन चलेगा, 26-27 तक चलेगा। बीजेपी अपनी तैयारियों के दावे कर रही है तो वो दिखाई भी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ काम से ज्यादा अपने सर्वे पर भरोसा कर रही है। वहीं बीजेपी की तैयारी पर सवाल भी उठा रही है। ये कोई बताने की बात ही नहीं है। अगर घबराहट नहीं होती तो शिवराज सिंह जी को ये क्यों कहना पड़ता कि भैया लेटर पैड वालों से नहीं, बड़े नेताओं से नहीं, मैदान पे जाओ, काम करो, चौपाल पे जाओ। वरना ये वही सरकार है कि चौपालों में विश्वास ही नहीं करती है, तो एसी में अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बल्ला भवन में बैठते हैं, यहीं से आदेश पारित करते हैं और जबरदस्ती पालन करवाते हैं। तो इन्हें घबराहट है और कांग्रेस से क्या जनता के मूड से भी घबराहट है, इसीलिए बेचैन है। मध्य प्रदेश में पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव होंगे। तैयारियां भी मुख्य चुनाव की तरह ही नजर आ रही हैं, क्योंकि ये चुनाव सत्ता वापसी और सत्ता बचाने से ज्यादा प्रतिष्ठा का चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जीत जिद की। नमस्कार, IND एजेंडा जिद जीत की में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या बीजेपी सेक्टर से बूथ तक तैयारी कर कांग्रेस को शिकस्त देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट अभियानों से उपचुनावों में देंगे और मजबूती? क्या पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के कारनामों को बताकर उपचुनाव मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को फायदा? क्या भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के सामने कांग्रेस की कुछ अलग है रणनीति? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों ने एक ही जिद पाली हुई है और वो जिद है जीत की। किसी भी हालत में जीत हासिल करना है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कि 15 साल के शासनकाल के बाद सत्ता से बाहर जाना निश्चित रूप से अखरा होगा। जहां स्वर्णिम मध्य प्रदेश और सुशासन की बातें की जा रही थी, वहां जनता ने अगर बाहर का रास्ता दिखा दिया तो निश्चित रूप से शॉकिंग है, धक्का लगने वाला है। एक तरीके से विस्मृत सा करने वाला है, एक चलते हुए विजय रथ के रुकने जैसा है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी 15 महीने की सरकार में तमाम वादों और इरादों के साथ आई थी, लेकिन वो वादे और इरादे हवा में ही रह गए। जमीन पे उतरने से पहले उनके नीचे की जमीन खिसक गई। लेकिन अभी भी सत्ता का फाइनल बाकी है। दोनों ही पार्टियों के सामने उपचुनावों का एक ऐसा मैदान है जहां बाजी एक दूसरे के हाथों में जा सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसकी स्थिति बहुत मजबूत है और साथ में ये भी दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह है। तो इस जीत की जिद में कौन जीतेगा बाजी, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा।
हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं कृष्ण गोपाल पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेश पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कृष्ण गोपाल जी आपसे, ये जो जीत की जिद थी, ठीक है, होनी ही चाहिए जीत की जिद, लेकिन सरकार गिराकर जीतना चाहते हैं, ऐसा आरोप लगा रही है कांग्रेस। कांग्रेस कह रही है कि आप उतरे तो थे उपचुनाव, जब चुनाव थे 2018 में विधानसभा में, तो जनता ने आपको नहीं जिताया था। फिर आप ऐसी स्थितियां आपने निर्मित की हैं षड्यंत्र करके, साठगांठ करके, फिर से जनता के पास जाए तो जनता अब आपको जवाब दे देगी। देखिए नवीन जी, 15 महीने का वो कमलनाथ सरकार का कार्यकाल कांग्रेस अगर नहीं भूली है तो मध्य प्रदेश की जनता भी नहीं भूलेगी कभी। मध्य प्रदेश की जनता ने उन 15 महीनों में यह देखा कि जो कमलनाथ या कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े वादे कर सरकार में आई थी, सरकार बनने के बाद किस तरीके से मुकरी, अपने वादों से किस तरीके से पलटी और मध्य प्रदेश की जनता के साथ किस प्रकार धोखेबाजी की, विश्वासघात किया, छल किया, कपट किया। यह मध्य प्रदेश की जनता के स्मृति पटल पर सदैव अंकित रहेगा। मध्य प्रदेश की जनता के स्मृति पटल से यह दृश्य 15 महीने का कभी ओझल नहीं हो पाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आरोपों की तरफ इसलिए ध्यान नहीं देती कि कांग्रेस के आरोपों का जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। मध्य प्रदेश की जनता ने भुगता है उन 15 महीनों को कि जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कमलनाथ सरकार किसानों से कि हर किसान का हम 2 लाख तक का कर्जा हर परिस्थिति में माफ करेंगे, यह वादा करके आई थी। राहुल गांधी ने बोला था 10 दिन में कर्जा माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सरकार किसानों को जो बोनस दिया करती थी, कमलनाथ जी की सरकार ने हर वर्ष मिलने वाला बोनस तक बंद कर दिया, जो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी या शिवराज सरकार की तरफ से बहुत बड़ा संबल था, बहुत बड़ी देन थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शिवराज सरकार की वह विलक्षण योजना यानी कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फंड देना बंद कर दिया। शिवराज सरकार ने वो योजना बनाई भी थी और नव दंपतियों को 28,000 रुपया देना भी उपहार राशि के रूप में शुरू किया था और देती रही थी। कमलनाथ जी फिर मध्य प्रदेश की जनता से झूठा वादा करके सरकार में आए कि हम 51,000 रुपए देंगे, ना तो 51,000 रुपया दे पाए, वो जो 28,000 मिलता था उसको भी खा गए। हर पंचायत में गौशाला बनेगी, फिर पलट गए कि इतनी बनेगी, फिर और कम कर दी। हर गांव में एक गांव से दूसरी गांव जाने वाली, पढ़ने वाली बच्चियों को स्कूटी देंगे, वो भी खत्म हो गया। हर बेरोजगार नौजवान को 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, यह झूठ बोलकर कमलनाथ जी सरकार में आए थे। सरकार बनते से ही वो भी पलट गए। बात क्या करने लगे कि छिंदवाड़ा में ढोर चराने का स्कूल खोलकर नौजवानों को ट्रेनिंग दूंगा जिससे वो रोजगार पाएंगे। छिंदवाड़ा में बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दूंगा। चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। ब्रजेश पांडे जी हैं। ब्रजेश जी, ये जीत की जो जिद है वो तो ठीक है, लेकिन ये जिद जब आप जीते थे तो ऐसी जिद कर ली कि जो आपके लोग थे उनसे ही बात नहीं की, रूठे लोगों को मना लेते। ऐसा जिद करने का क्या अर्थ रहा कि आपके लोग चले गए, वो भी जिद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब जीतने की जो राह है वो तो और कठिन है, कैसे जीतेंगे? देखिए नवीन जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने काबिल प्रवक्ता साथी की बात सुन रहा था। उनका वक्तव्य जो था वो तथ्य और तर्क से परे तो था ही, पूरी तरह से मनगढ़ंत एवं झूठा था। ये शायद बताना ये भूल गए अपने जो लुब्बे-लुआ भाषण में कि जब ये पिछले 5 माह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बनी है और इस 5 माह के अंदर सबसे अधिक अगर कोई पीड़ित हुआ है तो हमारा अन्नदाता किसान भाई पीड़ित हुआ। इस 5 माह के अंदर आपने किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लोकतंत्र की हत्या करके षड्यंत्रपूर्वक अपनी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, किस मुंह से आप बात करते हैं? आपको समझना चाहिए कि आपकी सरकार बनने के बाद आज हमारे प्रदेश का अन्नदाता किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गया है। जो 15 साल पहले आप जिस नाम से कुख्यात थे, मध्य प्रदेश को लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश इतना कुख्यात है, जब कभी बाहर के रिपोर्टरों से बात किया जाए तो उनका कहना था कि आपका प्रदेश जो देश की हृदय स्थली है, इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है। जो महिला अत्याचार में नंबर 1, जो बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश था, जो
जो प्रदेश किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1 था, इस 5 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बनने के बाद फिर उसी परंपरा में कार्य होना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के किसानों को, जो कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी की घोषणा किया था और उसके पहले चरण के कर्ज माफ किए थे, उस कर्ज माफी पे रोक लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर सिर्फ कागजी कार्रवाई किया है। प्रदेश के युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात हमारी पार्टी ने किया था और हमारी पार्टी ने उस समय प्रयास किया था, हमको काम करने का अवसर कितना दिया। 15 साल आपकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, आप मत भूले पाठक जी। आपकी सरकार ने प्रदेश के अंदर सिर्फ अन्याय अत्याचार किया। आदरणीय श्री नरोत्तम मिश्र ने कहा था, इस बात को ध्यान रखिए कि प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के किसानों के साथ, हमारे बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होगा तो हमारी प्रदेश की भाजपा सरकार सड़क में आके आंदोलन करेगी, लेकिन उनकी तक नहीं सुनी गई। मेरा सीधा सा कहना यह है कि जिस तरह से आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भदौरिया जी ने अपना बयान दिया है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ पाठक जी, आपके माध्यम से जवाब जानना चाहता हूँ कि 15 माह जो आपकी सरकार, हमारी सरकार थी, उसके बाद इस 5 माह के अंदर आपने किस बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे दिया? केवल आपकी सरकार बनने के बाद प्रदेश के अंदर उत्खनन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे हो गया। हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी इस बात को लेकर के नदी बचाओ यात्रा पर निकल पड़े। जी, नदी तो पहले से भी थी, 15 माह पहले भी वहाँ नदी थी। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, संदीप पौराणिक साहब से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सर, दोनों दल जिद पर अड़े हुए हैं कि ये दिल भी एक जिद पर अड़ा है किसी बच्चे की तरह कि या तो इसे जीत चाहिए या कुछ भी नहीं। दोनों ने जिद कर लिए मैया मेरी चंद्र खिलौना ले हों, और कहीं ना कहीं अभी चंदा तो मामा के पास है। अब भारतीय जनता पार्टी से ये जीत छीनना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी से पार पाना चाहते हैं तो तैयारी जमीन पर दिखनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर कर रही है, लेकिन फैक्टर्स जो हैं वो जिस प्रकार की चर्चा है कांग्रेस उनसे उम्मीद लगा के बैठी है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप किसको प्रत्याशी चुनते हैं। जैसा कि कांग्रेस में होता है, इस खेमे से उस खेमे से, अगर सर्वे के आधार पर या जनमत के आधार पर, कार्यकर्ताओं के अभिमत के आधार पर अगर टिकट वितरण नहीं हुआ तो कांग्रेस की रही सही उम्मीद भी बमुश्किल दिखाई देगी। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। नवीन भाई, अगर हम देखें तो जिद जब जुनून में बदलती है तब कोई असर दिखता है। जिद अकेले से काम नहीं चलने वाला। जो भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं में जिद के साथ जुनून भी पैदा कर देगा, उसे सफलता के आसार बढ़ जाते हैं। लगभग वही स्थिति इस चुनाव में है। दोनों पार्टियां जिद है, जीतना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में जीत मिलेगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी। सत्ता में वापसी करना है तो जीत जरूरी है, और उन्हें सत्ता बनाए रखना है तो जीत जरूरी है। जहां तक आपने फैक्टर की बात कही है, बात सही है कि बीजेपी के पास एक संगठन है, बीजेपी की अपनी एक कार्यशैली है, जिसके जरिए वो अपनी बात जमीन तक बहुत आसानी से पहुंचा देती है। कांग्रेस के पास लंबे समय से हम देख रहे हैं तो जो संगठनिक क्षमता होना चाहिए उसका अभाव नजर आता है। गुटबाजी की जो बात आपने कही वो बात सही है कि कांग्रेस में गुटबाजी सदा से रही है। ये एक अलग बात है कि कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गुटबाजी काफी कम हुई थी, और उसी का नतीजा रहा कि हम जब विधानसभा चुनाव के करीब आए तो सिर्फ 2 गुट नजर आते थे, कमलनाथ गुट और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट। लेकिन अगर अब हम देखते हैं तो सिर्फ कमलनाथ गुट बचा है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी कई गुट हैं। तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है उम्मीदवार का चयन, और अगर उम्मीदवार के चयन में चूक होती है तो जो जिद है ना आपकी, वो जिद पीछे रह जाएगी, जिद बचेगी नहीं पार्टी के अंदर। इसलिए इस पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती है वो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की है, और ऐसे उम्मीदवार को मैदान में लाने की है जो सर्वमान्य हो। और मुझे जहां तक लगता है कि ये टिकट वितरण के बाद कांग्रेस को ज्यादा संभलना होगा, क्योंकि एक और झटका लग सकता है आने वाले चुनाव से पहले। जी, हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। एक व्यावसायिक अंतराल के लिए यहाँ रोकेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला
बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। नमस्कार, IND एजेंडा जिद जीत की में आपका स्वागत है। सीधा रुख करते हैं अपने मेहमानों की ओर। कृष्ण गोपाल जी, जिद करो अच्छी बात है, लेकिन जिद ऐसी भी ना करो कि उस जिद में लोकतंत्र की मान मर्यादाओं का मर्दन हो जाए। कांग्रेस का ये आरोप है, आपने लोकतंत्र की हत्या की सत्ता लोलुपता के कारण। आपने उनके लोगों को तोड़ा, आपने उनके लोगों को बरगलाया, यहाँ तक कि ये तो ये कहते हैं कि कुछ मतलब खरीदा है, ऐसा कहते हैं ये। अब खरीद फरोख्त लोकतंत्र में कितनी जायज है ये तो आप ही निर्धारित करो। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस लगा रही है और जनता के बीच में यही सब लेके जाएगी, कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, जो 25 विधायक कांग्रेस पार्टी से टूटे हैं, कमलनाथ सरकार के निकम्मेपन से नाराज होकर, उनके फेलोर से नाराज होकर, उनमें से कई विधायक ऐसे हैं जो 6 बार के विधायक रहे हैं, पहले भी मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के विधायक हैं, कुछ पहली बार के विधायक हैं। उनको जब अपना राजनीतिक भविष्य धूमिल होता नजर आया, क्योंकि कमलनाथ सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के विकास से हटकर मध्य प्रदेश को लूटने में लग गया था, किस प्रकार से हम जल्दी जल्दी अपना खजाना भर लें। अभी मेरे मित्र कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी ने गोविंद सिंह जी की बात की, जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने बोला था कि मध्य प्रदेश में थाने 50-50 लाख में नीलाम हो रहे हैं, बिक रहे हैं। कमलनाथ जी आज तक ये नहीं बताया, जनता के बीच हम पूछेंगे, कमलनाथ जी को बताना पड़ेगा कि कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था। उमंग सिंगार जी ने बोला था कि दिग्विजय सिंह जी के कारण कमलनाथ सरकार में रेत माफिया और शराब माफिया फल रहा है, फूल रहा है, पूरे प्रदेश में पैर पसार चुका है। अब कमलनाथ जी को इसका भी जवाब देना पड़ेगा। कमलनाथ जी इन जवाबों से बचने के लिए आज तक 5 महीनों में 6 महीनों में मध्य प्रदेश में जनता के बीच नहीं जा पाए। 12 सितंबर को उन्होंने ग्वालियर जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन जनता सवाल पूछेगी, इस बात से डर गए और अपना दौरा उन्होंने कल निरस्त कर दिया। यही हाल उनके 15 महीने का शासनकाल था। जनता ने 2 नेताओं की प्रवृत्ति अभी देखी है। एक शिवराज सिंह जी चौहान है, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद अतिवृष्टि के बाद किसान के खेत में उतरकर उसके बीच जाकर उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको मुआवजा भी मिलेगा, मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है। दूसरी ओर कमलनाथ जी थे, जो 15 महीने में किसी भी जिले में जनता के बीच जाकर खड़े नहीं हो पाए। पिछले साल भी अतिवृष्टि हुई थी, कमलनाथ जी एक भी गांव का नाम या एक भी जिले का नाम बता दें जहां वो किसान के बीच जाकर खड़े हुए हो, या पूरे 15 महीने में एक भी जिले का नाम बता दें जहां मध्य प्रदेश की जनता ने उनके दर्शन किए हो या कमलनाथ जी ने अपने दर्शन कराए हो। दरअसल कमलनाथ जी उन 15 महीनों में बल्लभ भवन से बाहर नहीं निकल पाए। जब कांग्रेस पार्टी के विधायक उनके पास जाते थे तो बोलते थे जाओ जाओ जाओ, अब सब कुछ चला गया, पावर चला गया, साधन चले गए, संसाधन चले गए, तो बोलते आओ आओ आओ, अब कौन आएगा? जब आपके पास सब था तब आपने सबको भगा दिया, अब बोल रहे हो कि आइए आइए आइए। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जहां तक कार्यकर्ता की बात, आखिरी बात नवीन जी, मेरी आखिरी बात जो पौराणिक जी ने बोली है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास जीत का विश्वास भी है और जुनून भी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मोर्चों के लिए चुनावी अभियान के कार्यक्रम घोषित किए हैं। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री जी खुद स्ट्रीट वेंडरों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी 12 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। 18 सितंबर तक हमारी विधानसभाओं में सभी में सेक्टर सम्मेलन हो जाएंगे। उसके बाद जब हम महाजनसंपर्क अभियान चलाएंगे
वो 25 सितंबर से प्रारंभ होगा। 19 एवं 20 सितंबर को उसकी तैयारी। अरे मान लिया आपकी तैयारी अच्छी है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तो आप कथा कराओ, भागवत कराओ, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। हम ये थोड़ी पूछ रहे हैं आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। ये ब्यौरा आप हमें क्यों दे रहे हो? हम अपनी तैयारी बता रहे हैं। अरे अच्छी है तैयारी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रजेश जी इनकी तैयारी बहुत अच्छी है। ब्रजेश जी इनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। सेक्टर पे जाएंगे, पन्ने पे जाएंगे, कोने कोने तक जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। कोरोना तो खैर अब किसका नाम लें, सब दोनों ही मिलके काम कर रहे हैं। कोरोना के तो आप लोग संवाहक हो गए हैं, तो ठीक है कोई नहीं। लेकिन ब्रजेश जी तैयारी इनकी बहुत है। एक सांस में जिस प्रकार से कृष्ण गोपाल जी अनवरत बोलते जा रहे थे, बड़ी जनसंपर्क करने की बहुत जबरदस्त तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी के विपरीत अब सवाल आपकी तैयारी का है, क्योंकि जित तो आपने भी की है जीतने की। नवीन जी अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात जी जतन जहाँ चही पाई असो जानब सत्संग प्रभावु लोकों वेद न आन उपाऊ। अरे आप ये कैसे भूल गए कि आपकी पार्टी की सरकार के समय कंप्यूटर बाबा जैसे धर्मनिष्ठ लोगों को अपनी जान का खतरा है। आपकी पार्टी के समाज के अंदर हमारा साधु समाज आतंकित हो रहा है। आपकी पार्टी की सरकार, आपकी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारे मंदिर मठ वो सुरक्षित नहीं हो पा रहे। कंप्यूटर सबसे बड़ी बात ये मत भूलिए पाठक जी कि आपके सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सुनिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं मैं बोल रहा हूं। आपके सड़क परिवहन मंत्री, भूतल सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने ऑफिशियल बयान देकर कहा है कि आदरणीय कमलनाथ जी के समय जो ग्वालियर के लिए 8,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बना था, वो सारा का सारा जो एजेंडा था, प्रस्ताव, वो आदरणीय कमलनाथ जी के टेन्योर का है। विकास एक सतत प्रक्रिया मैं मानता हूं, लेकिन इतनी ज्यादा बड़बोलापन भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। और नवीन जी ने अच्छी बात किया कि आपकी क्या तैयारी क्या नहीं, हमने भी अपनी तैयारी किया, लेकिन हम आपकी तरह उसको एक्सपोज नहीं करेंगे। हम जमीनी धरातल में काम करेंगे। हमारे यहाँ भी पन्ना प्रभारी से लेकर के वो सारे मंडलम सेक्टम प्रभारी बने हुए हैं। दूसरी बात ये कि आप जिस तरह से अरविंद भदौरिया जी का बयान आया, अवैध उत्खनन में आपने मध्य प्रदेश के अंदर बिना बुलाए टेंडर ले लिया। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। चुनाव आया, उपचुनाव आया नहीं कि आप लोग जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह काम करने लगते हैं। आपको मध्य प्रदेश की अन्नदाता किसानों की चिंता नहीं है, आपको मध्य प्रदेश के बेरोजगारों की चिंता नहीं है। महिला उत्पीड़न के मामले में फिर मध्य प्रदेश इस 5 माह में नंबर 1 हो रहा है। अरे आप अपने पुराने ग्राफों को ठीक करिए। मध्य प्रदेश की जनता आप प्रदेश के मुख्यमंत्री से सुशासन की उम्मीद करती है और इस बात को सोचती है कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश की किसी भी पार्टी की सरकार आएगी तो हमको हमारे साथ उच्च से उच्चतर दिशा में जाने का आपकी बात पर प्रतिक्रिया, आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। तो सर मैं चूंकि यहाँ आप निर्णायक की भूमिका में है, तो पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड के कंप्यूटर बाबा धर्मनिष्ठ हैं लेकिन शर्मनिष्ठ नहीं हैं। अगर शर्मनिष्ठ होते तो वो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में भी राज्य मंत्री थे, फिर आपके यहाँ भी मंत्री हैं। और संत की परिभाषा संत समान राज्य मंत्री नहीं है, संत समान धैर्य अधिकारी। अब अगर संत मेहनत राजनीति करेंगे तो जो राजनेता हैं वो उनको साधु बनना पड़ेगा। हालांकि धर्मनिष्ठ व्यक्ति को शर्मनिष्ठ जरूर होना चाहिए और कर्मनिष्ठ हो तो और भी अच्छा है। संदीप जी से प्रतिक्रिया लेकर चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप जी, दोनों लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। कृष्ण गोपाल जी ने तो पूरी फेरिस्त दे दी। ब्रजेश जी कह रहे हैं कि कुछ कुछ जो है वो हिडन एजेंडा है, अभी अपन उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तैयारी तो चाहिए जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तैयारी कांग्रेस को चाहिए, क्योंकि संख्या बल बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी कांग्रेस को। जैसे आपने कंप्यूटर बाबा वाली बात कही, तो रवीन जी इस बात से सहमत हूं मैं पूरी तरह जी कि अगर
एक व्यक्ति जो चोला पहनता है संत का, वो कभी भाजपा के साथ खड़ा होता है और कभी कांग्रेस के साथ खड़ा होता है, तो इससे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है संत समाज की जो पहचान है समाज में, उस पर सवाल जरूर खड़ा होता है। तो कम से कम संत महात्माओं को, जो अपने को संत महात्मा कहते हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए, इस राजनीति से। नहीं, वो बचना दूसरी है, बात, बाकी आपने चुनाव, साथ एक जगह रहो सर। नहीं, मेरा ये मानना है कि आपका राजनीति में तो कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, समाज में भूमिका होनी चाहिए। अगर आप एक दल में रहेंगे, दूसरे में रहेंगे, तो आप राजनीति का हिस्सा बन जाएंगे। तो आपको समाज का हिस्सा बनना चाहिए, एक डंडी लेके चलना चाहिए, दोनों को हाँकना चाहिए। और दूसरी चीज अगर हम कहते हैं तो चुनाव की तैयारी की स्वाभाविक है, दोनों राजनीतिक दलों के लिए करो या मरो की रणनीति पर काम करना पड़ेगा इस चुनाव में जी, क्योंकि ये चुनाव आने वाले समय का बड़ा संकेत देगा नवीन जी। जी जी, बिल्कुल सही कहा। अगर कांग्रेस बड़ी जीत करती है हासिल, तो ये इतिहास रचेगी। बिल्कुल सही। और बीजेपी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कम से कम 10 सीटें या 9 सीटों की जरूरत है, तो वो जीतना उसके लिए उतना कठिन नहीं है जितना कठिन कांग्रेस के लिए। इसलिए तैयारी भी कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में कहीं ज्यादा करनी होगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जीतने की जिद में जो भी होगा वो बड़ा ऐतिहासिक होगा। कांग्रेस अगर जीतती है तो इतिहास रचेगी, और अगर हारती है तो इतिहास बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का भूगोल तो बदल दिया है, संख्या बल बदल के। जो नक्शे में कल तक कांग्रेस के मानचित्र में दिखाई देते थे जो विधानसभा क्षेत्र, आज वो शून्यता से भर गए हैं। हालांकि वर्तमान में उनमें जरूर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है, लेकिन वो झंडा संवैधानिक रूप से अभी मजबूत नहीं है, उस पर मुहर नहीं लगी है, क्योंकि जनता की मुहर लगना बाकी है। लेकिन फिर भी वो क्षेत्र, वो भौगोलिक क्षेत्र जो हाथ के पंजे के साये में थे या हाथ के पंजे की पकड़ में थे, वो छूटकर कमल के पुष्प के नीचे खड़े हुए हैं। अब वो कमल के नीचे रहते हैं या हाथ से मुक्का खाते हैं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जीतने की जिद में जो भी है, वो जनता का जो रवैया है, जनता की जो सोच है, वही निर्णायक होगी। IND एजेंडा में नहीं, आप बन रही है IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।